तो जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो मेडिकल में मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। टोटल 20 पॉइंट्स हैं जो मतलब मैं निकाल पाया कि ये मेन-मेन पॉइंट्स हैं और कमेंट्स भी आ रहे थे कुछ लड़कों के कि ये वीडियो बता दीजिए। तो उसके पॉइंट्स मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, जो कि देखो जब ओवरऑल मुँह मैं मतलब मुँह दिखा के या फेस दिखा के वीडियो बनाता हूँ तो उस टाइम पे वो ध्यान नहीं रहता, याद में नहीं आता है। तो उस पॉइंट्स को मैंने नोट किया और क्या-क्या कैसे हुआ था वो मैं सब इसमें लिखा हूँ। तो टोटल 20 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। तो उन 20 पॉइंट्स पे क्या-क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उसे सॉर्ट आउट अगर वो मेडिकल से पहले हो जाती हैं, तो हम कैसे उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो आगे मैं डिस्कस करते चलता हूँ, आप देखिए उससे आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख सकते हो इधर कि एसएससी जीडी ऑल मेडिकल पॉइंट्स सेल्फ एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू कमेंट है, यानी जो मेरा खुद का जो मैंने मतलब मेडिकल में जो पॉइंट्स फेस किए, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन मुझे मिला था, वो कैसे मैंने पास किया, उन सबको मैं इसमें फिर से डिटेल में डिस्कस करूँगा पॉइंट के साथ। तो जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, तो पहली बात यहाँ पे मैं आपको ये देखना चाहता था कि सावधान रहें, सतर्क सतर्क रहें। ये इसलिए लिखा है क्योंकि मेडिकल पे आपको सावधानी भी बरतनी पड़ती है उससे पहले, यानी कि कोई चोट वगैरह ना लगे तो सावधानी बरतनी पड़ती है। और सतर्क रहें मतलब कि मेडिकल सेंटर पे जाने के बाद जो कुछ आपको इलीगल पर्सन मिलते हैं उनसे थोड़ा सतर्क रहने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहला पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इधर, डीएनएस, यानी डीएनएस जो नाक में होता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब नाक की हड्डी बढ़ जाती है। तो इसका पॉइंट होता है, अगर आपकी नाक नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पर नाक को उठाकर देखते हैं, अगर होल से दिखाई दे रही है, यानी जैसे जब आपका नाक के दोनों होल्स हैं वो ऐसे वो मतलब अंगूठा लगा के थोड़ा ऊपर को करके वो देखते हैं, तो उसमें अंदर से थोड़ा सा टेढ़ापन दिखाई देता है। तो उस टेढ़ेपन की बात यहाँ पे की जा रही है। तो वो टेढ़ापन अगर होता है तो उसमें आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दिया जाता है। ये मेन पॉइंट है, इसमें हमारे साथ के कुछ लड़कों को दिया गया था। तो अगर वो सीधी दिखाई देती है तो नॉर्मल है, उसमें आपको पास कर दिया जाता है। तो होल से दिखाई दे रही है तो दिक्कत नहीं होगी, यानी यहाँ पे तो ज़्यादा समय भी ना होने की वजह से ऑपरेशन भी नहीं कराया जा सकता, नॉर्मल है तो फिट हो जाएगा। यानी कुछ लोगों की थोड़ा ज़्यादा टेढ़ी रहती है, वो आप देखते होंगे बाहर से भी दिखाई देने लगती है, वो कुछ लोगों के अंदर रहती है तो बाहर से नहीं दिखाई देती है। तो ये डीएनएस का पॉइंट हुआ, और ये अगर नॉर्मल है तब तक ये बात चल जाती है। सो आगे मैं डिस्कस करूँगा जो टैटू, सेकंड जो केस आता है टैटू का है। तो देखो कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो टैटू को एक्सेप्ट करती हैं, बाकी कुछ हैं जो उसे रिजेक्ट कर देती हैं। यानी अगर आपने टैटू बनवाया है तो उसके लिए वो मेडिकली अनफिट करते हैं। जैसे एयरफोर्स में है वो सख्त उसका मेडिकल होता है, एयरफोर्स के मेडिकल में दांत के लिए आपको आउट कर दिया जाएगा। अगर दांत में आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, डिसबैलेंस है, तो उसमें आउट कर दिया जाता है। तो हार्ड मेडिकल अगर होता है तो इन इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी अनफिट किया जाता है। इन केस अगर ज़्यादा कम वैकेंसी है, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं मेडिकल के लिए पास आउट, या उनको अब नहीं है कुछ रास्ता, तो उस वजह में वो करते हैं, बाकी नॉर्मल केस में नहीं करते हैं। टैटू का केस हो गया, अगर आपके स्किन पे कहीं भी टैटू है, माइनर सा हो चाहे बड़ा हो, तो वो मैटर करता है, वो पैरामिलिट्री एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती हैं। तो नॉर्मल सा पॉइंट होता है टैटू का, थोड़ा सा मतलब रोकना पड़ा वीडियो में क्योंकि कोई आ गया था। तो टैटू का पॉइंट होता है, तो ये माइनर होता है। इसमें लिख रखा है कि अगर आपने टैटू बनवाया है एल्बो कोहनी के नीचे या सामने हाथ पर या हथेली के पीछे बनवाया है तो वैलिड माना जाएगा, लेकिन वह टैटू छोटा होना चाहिए। जैसे आप 5 रुपए का सिक्का उस टैटू पर रख कर देखो, अगर वो ढक जा रहा है तो आपका टैटू वैलिड है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सेफ हो। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप रिमूव करवा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि टैटू मैंने कहा छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़े भाग में नहीं होना चाहिए शरीर के, तो वो माना जाएगा भाई। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि छोटा होना चाहिए, 5 रुपए का सिक्का अगर आप उस पर रखते हो तो वो ढक जाता है। और नॉर्मल सी बात मैं बताता हूँ कि टैटू वगैरह देखो बनवा लिया था जिन्होंने बचपन में, उन्हीं को प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर आप पैरामिलिट्रीज वगैरह में जाना चाहते हो, टैटू वगैरह मत बनवाओ, अभी कोई बनवाने की ज़रूरत नहीं है। मिटवा भी सकते हैं, इसे रिमूव भी करवा सकते हैं, लेकिन देखो टैटू बनता है वो स्किन के अंदर, उसका जो
मटेरियल होता है वो घुस जाता है। तो वो जब आप उसे रिमूव करवाओगे तो स्किन कहीं ना कहीं जल जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा मार्क सा बन जाएगा। तो वो उनको पता चल जाता है कि ये टैटू इन्होंने रिमूव करवाया है। तो रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर छोटा टैटू है तो वो माइनर सा है, वो चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये दूसरा पॉइंट टैटू का हो गया। आई टेस्ट का वो 6x6 और 6x9, वो तो आपका मतलब क्लियर है कि आपका है। थोड़ा बहुत चश्मा चल जाता है जो गूगल्स लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स। आई टेस्ट होता है, कितना डिस्टेंस होता है वो, तो 6 मीटर का होता है, 20 फीट होता है या 19 फीट के आसपास लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 20 फीट का गैप होता है। और कलर ब्लाइंडनेस का तो भाई मेडिकली अनफिट ही माना जाएगा वो, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक बुक सी होती है, उसका टेस्ट करवाते हैं वो। उसमें अगर आप फेल होते हो तो कलर ब्लाइंडनेस आपको है, अगर उसमें पास हो जाते हो तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। वो करवा के एक बार नहीं, 3 मल्टीपल टाइम्स वो आपको बुक पढ़वाएंगे, 1 से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। आप थोड़ा सा नॉर्मल दिक्कत होती है, मतलब कुछ लोग नहीं पहचान पाते, पॉइंट डॉट्स पड़े होंगे, उनके बीच में नंबर लिखा होगा, वो नंबर समझ में नहीं आता है, तो वो होगा आई टेस्ट। जितना हो गया क्लियर। और हीमोग्लोबिन जो आपका चौथा पॉइंट है, जो भी हो, चौथा पांचवा, चौथा ही है। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, जो मेल्स में है वो 12 ग्राम से 16 ग्राम तक होना चाहिए, और फीमेल्स में 10 ग्राम से 14 ग्राम्स तक होना चाहिए। और मेल्स में एक चीज़ और बताई गई है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 18 ग्राम से ज़्यादा है तो आपको अनफिट कर देंगे, और अगर 12 ग्राम से नीचे है तो भी अनफिट हो। ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं, हीमोग्लोबिन मतलब जिसके कारण आपका ब्लड रेड होता है, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर मतलब हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से नीचे है तो भी आप अनफिट माने जाओगे, अगर 12 या 16 ग्राम से मैक्सिमम है, 18 ग्राम से ज़्यादा हो है आपका हीमोग्लोबिन, तो ज़्यादा ही गाढ़ा कर देगा वो रक्त को, इस वजह से आपका ये हो सकता है। तो इसको मैं आपको कहूँगा ये नॉर्मल केस है, ये तो साइंटिफिक फैक्ट लिखे हैं मैंने जो सर्च में आए थे, साइंटिफिक फैक्ट लिखे हैं, ये नॉर्मल सबका होता है, इसमें कोई भी मतलब चांस ही नहीं है। वो यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट तो करवाएंगे आपका, वो इसीलिए चेक करते हैं, इसीलिए ब्लड लेते हैं चेक करवाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन वो कभी नहीं मिलता, रेयर केस है कि किसी में मिल जाए, कभी नहीं मिलता। आप सब मतलब टेस्ट करवा सकते हो, जिसका मतलब होता नहीं रियल केस में, लेकिन अगर कम ज़्यादा है तो यहाँ पे लिखा है, उसका टिप्स भी लिखा है, जिसका कम हो चुकंदर का जूस, अनार का जूस पिए, खाएं और खून बनता है, या फिर तीनों टाइम खाएं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया कंप्लीट। यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा 18 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 12 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। आप अपने संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए इसको चेक करवा सकते हैं। आगे मैं चलता हूँ। आगे है यहाँ पे टॉन्सिल, यानी जो 2 प्रकार की होती है, उसमें एक होती है जिसमें आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं तो अनफिट कर देंगे। दूसरा जिसमें आप खाना खा ले रहे हैं, बोल ले रहे हैं, आराम से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आपको फिट कर देंगे। ये नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ईयर जो कैनाल होते हैं, इसके बारे में बात करूँ मैं। ये देखो 18 नंबर आ गया ना, 19 नंबर ये शायद इधर उधर हो गया है, या अभी आपको 5वां नंबर भी मिलेगा, 6वां नंबर भी मिलेगा, इधर उधर हो गया ये, थोड़ा सा उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। ईयर 2 तरीके से चेक होते हैं, एक आपके कान में मशीन डालते हैं, चेक करते हैं कि कान का पर्दा कटा या फटा तो नहीं है। अगर कटा है तो अनफिट कर देंगे, और अगर मैल है तो अनफिट कर देंगे। मैल वाला पॉइंट मैंने आपको सख्त इसके लिए हिदायत दी थी भाई कि गंदगी नहीं, यानी पहले तो गंदगी से कुछ दिक्कत नहीं है, गंदगी से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बेकार सा हो जाता है। तो पहली बात उसको आपको साफ़ करके जाना है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप मेडिकल से 1 दिन पहले भी साफ़ करवा सकते हो, किसी ऐसे पर्सन से करवाना, डॉक्टर से करवाना, कोई अनाड़ी आदमी से मत करवाने लगना, क्योंकि वो खोद देगा, अंदर घाव हो जाएगा, तो वो भी डिफेक्ट बता सकते हैं वो। तो आप डॉक्टर से करवाना, वो ईजिली साफ़ करवा देगा आपका। तो कान में मैल है अगर, तो उसके लिए अनफिट करेंगे। अगर उनके मन में आ गया तो कि भाई ये साफ़ नहीं करता, गंदगी है इसके अंदर, ये है और ज़्यादा भरा हुआ है, क्योंकि अंदर मशीन जा नहीं पाएगी, पर्दा आपका चेक नहीं हो पाएगा, और वो आपके कान की मैल साफ़ नहीं करेंगे वहाँ पे। तो इसके लिए आप चेक करवा लो और साफ़ करवा लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, किसी भी हॉस्पिटल से आप करवा लो। और आपके कान के पास से कोई छोटी सी घंटी या कुछ बजाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि किस साइड से आवाज़ आ रही है, किधर
घंटा बज रहा है, अगर आप बता लेते हैं तो फिट हैं। यानी ये नॉर्मल केस में होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये। यानी कि घंटी इसलिए बजाते हैं कि कानों से पहचान हो पाए कि एक कान कहीं तो डिफेक्टिव नहीं है, दूसरे कान से सुनाई दे रहा हो आपको, एक कान कहीं डिफेक्टिव हो, तो दोनों तरफ से घंटी बजा के देखेंगे, पूछेंगे किस वाले से आपको ज़्यादा बेटर सुनाई दे रहा है। तो ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद कैरी एंगल, ये एक बच्चे ने या एक हमारे जो भाई हैं उसने कमेंट किया था अभी, कैरी एंगल हाथ का जो एंगल होता है, दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं ना, तो जो मतलब कोहनी से एंगल बनता है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। तो जो कि इस प्रकार है, जो कि सबसे मेजर पॉइंट है जो कि काफ़ी लोगों में होता है, जैसे नी नोक में होता है कि गैपिंग होनी चाहिए, वैसे ही दोनों हाथों को फैलाएंगे, आपके दोनों हाथों के पंजों को मिलाएंगे, उसके बाद आपकी एल्बो टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो रही है तो आप अनफिट हो, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप शोल्डर एक्सरसाइज करो, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कैरिंग हैंडल आप अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे, एक बार कोहनी सटेगी तो पंजा खुल जाएगा, और एक बार पंजा जब मिलाओगे तो कोहनी के बीच की जो गैपिंग है वो खुल जाएगी। दो तरीके से होता है चेकिंग, तो ये आपके बीच में होना चाहिए, इसको मेंटेन कर लेना। एक्सरसाइज लिखा है मैंने कि आप शोल्डर एक्सरसाइज करो, उससे वो मेंटेन हो जाती है, जो शोल्डर को मूव कराते हैं, कंधे पे रख के दोनों हाथ को, जो चिड़िया की तरह उड़ते हैं नहीं, उसे कंधा एक्सरसाइज बताते हैं, वैसे आप कर लेना। वाइट स्पॉट, शरीर में जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, उसका पॉइंट भी मेजर इशू आता है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में अलग अलग तरह तरह की लैंग्वेज में तरह तरह के शब्द से उसे हमने निम्नांकित किया है। वाइट स्पॉट जिसमें आपको सफ़ेद दाग धब्बे हो जाते हैं, दाग जिसे हम थिम भी बोलते हैं, उसके लिए भी अनफिट कर देते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में है तो। हाथों में पैरों में फैल जाते हैं वो, तो उसके लिए भाई अनफिट कर देते हैं। अगर एक दो हैं तो हो सकता है उनका ध्यान ना पड़े, आप फिट हो जाते हो। ये बात होगी आपका वाइट स्पॉट के। ये जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं ये आपको तो लिखा है, ये जो कमेंट्स में आपने बताया था ये मैंने इसको यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब आगे हैं यहाँ पे जो सर में चोट की पॉइंट बनते हैं, बन जाते हैं, किसी को चोट लगी होगी उसके मन में चल रहा होगा कि कहीं मेरा ये पॉइंट ना बन जाए, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख रहा होगा। सर में चोट की बात करें, ये भी नॉर्मल पॉइंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं, बस गिल्टी या गांठ नहीं होनी चाहिए जिससे दिक्कत हो, क्योंकि अगर सर में चोट लगी, आपका ब्लड नहीं निकला, वो गांठ बन जाएगी, आगे चल के प्रॉब्लम आपको ही देगी। तो इसीलिए उनको शायद डर रहता है, इसलिए आपको मेडिकली अनफिट या आरएमई आपको देंगे पॉइंट, अगर वो ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम ना निकली तो। बीपी प्रॉब्लम ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है प्रीवियस वीडियो में। ब्लड प्रेशर किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। अक्सर ये चीज़ें देखी गई हैं कि मेडिकल सेंटर पे जाने के बाद जब डॉक्टर्स आपका बीपी मेजर करते हैं, उस टाइम पे बीपी हाई हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो सिलेक्शन का डर रहता है कि इतनी मैंने मतलब मेडिकल पास हुआ हूँ, इसमें भी मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा, इसलिए वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसको आपको खुद को कंट्रोल करना है, ये मैंने बता रखा है। पाइल्स का है, इसमें लगभग लोग अनफिट होते हैं क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम है। ये अगर नॉर्मल है, उन्हें नहीं दिखी तो आप फिट हो सकते हो आपका भाग्य साथ दिखे। ये मतलब ये लिखा था मैंने, पाइल्स में जिसको मेजर है वो करवा के देखते हैं। रियलिटी है भाई, आप मानो या ना मानो, पूरा आप मतलब पूरा आपको क्या कर देंगे, नेकेड कर देंगे। एक डॉक्टर के पास एक बच्चा जाएगा, उनको वो अच्छे तरीके से चेक करेंगे, सारा चीज़ चेक करते हैं, मेन पार्ट से लेके हर चीज़ आपका बाकायदा चेक होता है। तो पाइल्स भी अगर ज़्यादा है तो वो नज़र में आ जाती है, तो उसके लिए अनफिट हो जाओगे आप। नोकनी, इसकी एक्सरसाइज मैंने बता रखी है प्रीवियस वीडियो में, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ दोबारा। नोकनी होता है कि यानी पैर जो लड़ता है, ये जो घुटना है एक दूसरे में लड़के चलते हैं, वो आपस में टकराते हुए चलते रहते हैं। तो दौड़ोगे आप तो उसमें दिक्कत आती है, वो लड़ता है, चोट लगती है ऐसे लड़कों को। तो नोकनी नहीं है, अगर नोकनी है किसी को तो वो विद इन 15 डेज 20 डेज की एक्सरसाइज होती है। वो तकिया बीच में रख के एक्सरसाइज, सोने का एक्सरसाइज, तरह तरह की एक्सरसाइज होता है, तो वो आप कर सकते हो, उससे ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे है आइज पेट्रिज्म, यहाँ पे जो 14वां पॉइंट लिखा गया है इसमें डीमोटिवेट नहीं कर रहा है, ये मेजर प्रॉब्लम है, इसके लिए अनफिट करते हैं। इसकी सर्जरी ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। देखो आइज पेट्रिज्म ये इंटरनल प्रॉब्लम है आई की, जो अगर आपको है तो वो मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि जिसको प्रॉब्लम है पर अब समय कम होने की वजह से नहीं किया जा सकता, यानी उसके ऑपरेशन होते हैं, थोड़ा सा सर्जरी टाइप की होती है, टाइम लगता है, तो इसको पॉइंट को हटा ही दो। ये अगर किसी को होगी तो वो खुद ही ना जाए भाई, मैं क्या बताऊँ उसके लिए। फिर अब आते हैं तीत के प्रॉब्लम पे। तीत का क्या मेन इशू हो सकता है, यानी तीत का जो 15वां पॉइंट लिखा है मैंने, तीत में 22 पॉइंट होते हैं। अगर आप में 14 पॉइंट्स फिट हो
तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके दांत खड़े हों आप उसे साफ़ करवा सकते हो, सड़े हों मतलब खड़े नहीं सड़े हों, ये साफ़ करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दांतों में कुछ लोगों का देखो गुटखा खाने की आदत पहले से होती है, तो उसको आप क्लीन करवा के वहाँ पे जाइएगा। और नहीं भी खाते हो आप तो एक बार दांतों को क्लीन करवा के, कहीं पे कालापन होगा थोड़ा सा, कहीं भी दिखाई देता है अंदर से बाहर से, तो फालतू में आरएमपी नहीं लेना है, उसको क्लियर करवा के जाना है घर से ही। और हैंड वाइब्रेशन, इसका भी पॉइंट एक लड़के ने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ रखा है, तो इसके बारे में बता देता हूँ। हैंड वाइब्रेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन में करता हूँ। अगर आपके ज़्यादा हाथ हिल रहे हैं आपको आरएमई देंगे, और उसमें चेक करेंगे कि आप नॉर्मल हैं तो पास कर देंगे। यानी हाथ कांपते रहते हैं, नॉर्मली बैठेगा वो तो हाथ कांपते रहते हैं, तो उसके लिए आरएमई दिया जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस होते हैं आप वहाँ पे फिट कर दिए जाओ। ये आगे हो गया। अब आते हैं हम हाथों में पसीना आना। ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में वो आ चुका है, मतलब इसका जो कमेंट आया था उसका आया था, उसके बारे में बता देता हूँ कि हाथों में पसीना आता है, ये बात नॉर्मल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप आराम से फिट हो जाओगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो यहाँ पे साफ बात आपको लिखा गया है कि इसमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अपेंडिक्स पे चलते हैं। छठवां पॉइंट आपका है जो घूम फिरा के फिर आ रहा है, इधर का उधर हो गया, ये जो मैंने स्लाइड बनाई थी। तो अपेंडिक्स में इसमें अगर आप ऑपरेशन करवाया है और पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट किसी भी चीज़ का ऑपरेशन करवाया हो बस 22 टाँके से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रूल होता है 22 टाँके ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आप एकदम सामने दिख रहा है तो आपको क्या होता नहीं, जिससे लड़कियां मेकअप करती हैं तो स्पॉट्स छुप जाते हैं, तो आप वही यूज कर लेना, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखो इसका रूल है कि ऑपरेशन अगर आपने किसी भी चीज़ का करवाया है, मेजर प्रॉब्लम हो, निकल गई हो, गांठ पड़ जाती है पेट में, मतलब गांठ का ऑपरेशन करवाया तो 22 टाँकों से ऊपर टाँके नहीं लगने चाहिए। और नॉर्मल जो मेकअप होता है, गर्ल्स का जो मेकअप करती हैं वो स्किन को स्किन में मिला देती हैं मेकअप करके, तो वो एक छोटा सा मैं कहूँगा आप कर सकते हो, उसको उसके ऊपर लेयर बना के लगा लो, टाँके नहीं दिखने चाहिए। पुराने हो गए हैं तो कोई नहीं, वो पूछते हैं कि क्या दिक्कत थी, मेजर इशू था, वो सॉल्व हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बता दो। हाँ मतलब वो जो हंसते हुए बोलना, मतलब कि पुराना था सर, ये ऐसी प्रॉब्लम थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं आज तक। तो उसमें क्या करेंगे, आपको आरएमई दे सकते हैं, रिव्यू मेडिकल दे सकते हैं, उसमें भी आपको डॉक्टर्स पूछेंगे तो क्लियर बता देना है कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया था, अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया अपेंडिक्स का या किसी भी तरीके का ऑपरेशन का हो गया। आइज़ वीक, यानी किसी की आंखें कमज़ोर होती हैं, दूर तक नहीं दिखाई देता है, या और भी प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको चश्मा लगा होता है और वो सोचते हैं कि वहीं अनफिट ना हो जाऊं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक को मत जाओ, ट्रिक पे मत जाओ, ये ट्रिक गलत से लिख दिया मैंने। जैसा चार्ट होता है 2 प्रकार का होता है, जो हाथों में लगा दूंगा, इसके अलावा और भी कोई चार्ट नहीं होता है, तो आपको एकदम से रट लेना है। यानी एक होता है जो कुछ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नॉर्मल आई की जो निकटतम दूरी है तो वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो उतने पे आपको एक चार्ट मिलेगा, उस पर ABCD और छोटा बड़ा कलरों लिखा होगा, ABCD लिखी होगी बड़े से लेके छोटे अक्षर में, तो वो आपको पढ़ के बताना पड़ता है। आइस वीक का मतलब वो एक आँख पे आपका हथेली रख देंगे, तुम्हारी हथेली तुम्हारे हाथ पे रख देंगे, फिर वो पढ़वाएंगे, आपने पढ़ दिया, फिर वो अपनी अपनी नहीं, उनके पास एक कार्ड होता है, कार्डबोर्ड का टुकड़ा होगा, वो आपकी आंखों पे रखेंगे, एक दाहिने हाथ पे, एक बाएं आंख पे रखेंगे, उसे आप पढ़ोगे, क्लियर उसमें पढ़ लोगे, वो पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सा होता है। फिंगर पॉइंट्स में देख लो, जैसे कि कुछ लोगों की उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं, यानी कभी चोट वगैरह लगती है, उंगलियां टूट जाती हैं तो सही नहीं हो पाती प्रॉपर वो, तो थोड़ी सी वो टेढ़ी बेंड ही रहती हैं, यानी पंजे आप सीधे करोगे तो वो उंगलियां टेढ़ी दिखाई देती हैं, तो उसके लिए क्या पॉइंट दिया जाता है। तो जैसे कि कुछ लोगों की उंगली मुड़ी हुई होती है तो आप इसमें या तो अपना हाथ स्ट्रेट रखना, यानी हाथ के साथ उसे छुपाना आपको आना चाहिए कि उंगली नज़र में ना आए, आप छुपा सकते हो स्ट्रेट, और पता भी चल जाता है तो नॉर्मल, उसमें किसी को कोई इतना बड़ा नहीं है कि मतलब आपको अनफिट ही कर देंगे,
नीचे जो देखो कुछ बातें लिखी हैं वो लिखते वक्त मेरे मन में आ रही थी, तो उसके लिए घबराना नहीं है कि अनफिट ऐसे ही कर देंगे वैसे कर देंगे। जैसे कि कुछ लोगों की उंगली मुड़ी होती है, तो आप इसमें या तो अपना हाथ स्ट्रेट रखना या फिर पंजा यानी उंगली थोड़ी ढीली कर देना, जिससे सारी उंगली समान लगे, और वैसे भी उंगली पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। देखो वहाँ पे नाखून, कहीं स्कूल के आप सैटरडे और सोमवार के इंस्पेक्शन में नहीं गए होगे, नाखून चेक होंगे, उंगलियों पे उतना ध्यान जाता नहीं। वैसे हाथ फैलाएंगे, वो आपका जो एंगल है दोनों कोहनी के बीच में वो चेक करने के लिए हाथ फैलवाते हैं, तो उतना वो नज़र में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं हम कट मार्क्स। ये भी आपका कमेंट का ही क्वेश्चन है कि कट मार्क अगर हमारे शरीर पे कहीं भी है, बॉडी पर अगर आपके शरीर में कहीं भी चोट के निशान हैं या आपका एक्सीडेंट हुआ है उसका निशान है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर जैसे को वैसे निशान है कलर वाले, जैसे कुछ लाल होते हैं, तो आपको अनफिट कर सकते हैं। यानी कि ये क्या लिखा था, ये बॉडी पर कट मार्क्स हैं जो कभी लग जाते हैं, मेजर कट मार्क्स, छोटे मोटे तो चल जाते हैं, वो दाग उतना नहीं पड़ता, बड़ों का दाग लग जाता है। चोट अभी कभी आपको लगी हो तो वो क्या पड़ती है, स्किन ठीक होने के बाद काली पड़ जाती है, वो परमानेंट उतनी जगह पे काली ही काली दिखाई देगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जगह पे होती है कि वो स्किन जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं हो पाती, लंबा सा कट मार्क लगा है उस पर, वो मांस सा लाल लाल दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको रिव्यू मेडिकल दिया जा सकता है। उसमें पॉइंट्स रीचेक होंगे, क्रॉस चेक होंगे कि कोई मेजर इशू तो नहीं है, उसके बाद आपको फिट कर दिया जाएगा। यानी ये चीज़ें जो मैंने लिखा है किसी किसी पॉइंट्स पे कि आपको अनफिट ही कर दिया जाएगा, वो उतने चांसेस नहीं है। ये पॉइंट्स मैं वो सोच के लिखा हूँ, एयरफोर्स का मेडिकल बहुत ही टफ होता है, CDS NDA का मेडिकल देखोगे तो टफ होता है, उनके मुकाबले पैरामिलिट्रीज जो मेडिकल कराती हैं तो उतना हाई क्लास का नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने 20-20 पॉइंट्स आपको थंबनेल पे दिखे होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई भी आपका डाउट रह जाता है, कोई भी समस्या आपके बीच रह जाती है, तो प्लीज़ मुझसे क्लियर कर लें, कमेंट बॉक्स में आप फिर बताइएगा, मैं फिर से अगर सोचूंगा उस रिलेटेड टॉपिक, क्योंकि अभी तो जिनका 12 नवंबर से है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआ आपके साथ है, आप पास होके आइए। और जिनका आगे है फर्दर, तो उनको अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है, नोकनी वगैरह एंगल का, तो एक्सरसाइज करते रहिए और सावधान रहें, सतर्क रहें। वो सबसे पहले ही लिखा था मैंने कि वीडियो में कि सावधानी बरतनी है। मेडिकल जब तक हो नहीं जाता, गाड़ी वगैरह मत चलाइए, बाइक राइड मत कीजिए, ज़्यादा सफ़र को इग्नोर कीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, ज़्यादा घूमने फिरने मत जाइए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए निरंतर। अगले एग्ज़ाम की मेडिकल हो जाने के बाद कहीं भी जाइए, आप फिट हो, फिट होने के बाद आप फिट हो बिल्कुल से, आप फाइनल कट ऑफ का इंतज़ार करो। और हाँ, एक वीडियो में और बनाऊंगा, फाइनल कट ऑफ के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, तो एक कट ऑफ की वीडियो में लाऊंगा, एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है मेडिकल, आफ्टर मेडिकल SSC GD 2025 की। सो ये आपका आज का टॉपिक था इस वीडियो का। सो मिलता हूँ किसी अनदर टॉपिक में, अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ अपना ध्यान रखिए। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।